नमस्कार, मैं शोभा कुजूर, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा शास्त्र विभाग, चतरा कॉलेज चतरा। आपके लिए बधिर आंधता विषय पे मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आपकी बीएड कोर्स में इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बहुनिःशक्तता पढ़ना है, जिसमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक है बधिर आंधता और एक सेरिब्रल पॉलिसी। मैं सेरिब्रल पॉलिसी के विषय में पहले ही बता चुकी हूँ। अब आज मैं आप सभी को बधिर आंधता के विषय में बताना चाह रही हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फिगर के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप बधिर आंधता को समझ सके। बधिर मतलब जिसमें सुनने की क्षमता कम हो, देखने की क्षमता कम हो। और देख रहे होंगे इस बच्चे को जो एक चश्मा लगाए हुए है कान में, ये सुन रहा है, कोशिश कर रहा है सुनने की। तो ये कहीं ना कहीं दो चीजों से संबंधित है, मतलब कान और आंख से संबंधित है। यहाँ पे आप सभी को मैं इसके अंतर्गत कुछ कंटेंट्स है जिसको मैं डील करूंगी। इंट्रोडक्शन, नेचर, नीड, असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड टीचिंग। ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। जैसे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत है कि हम बधिर आंधता किसे कहेंगे। बधिर आंधता का अर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को गंभीर संप्रेषण, विकासात्मक तथा शैक्षिक समस्याओं के कारण श्रवण एवं दृष्टि निःशक्तता दोनों होती है, अर्थात देखने और सुनने की क्षमता कम होती है। जैसे आपने पढ़ा है निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि बधिर आंधता में न्यून से गहन श्रवण तथा महत्वपूर्ण दृष्टि निःशक्तता, न्यून संगहन श्रवण तथा महत्वपूर्ण दृष्टि निःशक्तताएं तथा अन्य महत्वपूर्ण निःशक्तताएं सम्मिलित होती है। दृष्टि एवं श्रवण की प्रमुख प्रतिक्रियात्मक समस्याएं तथा गतिशीलता संवेदी निःशक्तता, महत्वपूर्ण दृष्टि निःशक्तता तथा श्रवण प्रक्रिया प्रणाली की संभावित क्षीणता, गंभीर शारीरिक निःशक्तता या गंभीर संज्ञानात्मक निःशक्तता से संबंधित तथा गंभीर संप्रेषण विलंबता सम्मिलित हो सकती है। ये निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इन्होंने डील किया है कि बधिर आंधता हम किसे कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि बधिर आंधता कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसके प्रकार हैं दो, जिसमें एक है जन्मजात बधिर आंधता और दूसरा है अर्जित बधिर आंधता। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जन्मजात बधिर आंधता अर्थात जन्म के समय ही वो बधिर आंधता से होगा, पीड़ित होगा वो बच्चा। और अर्जित मीन्स जन्म के पश्चात बच्चे में ये संभावना हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया जन्मजात बधिर आंधता, जिसके अंतर्गत है जन्मजात बधिर आंधता पद का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति बधिर अंध जन्म लेता है या जब उसकी संयुक्त श्रवण तथा दृष्टि क्षीणता मौखिक, सांकेतिक या भाषा के अन्य दृश्यमान स्वरूप तथा संप्रेषण विकसित होने से पूर्व होती है। अर्थात वो जब बोल नहीं सकता है, जब वो मौखिक सांकेतिक भाषा का जब तक उसका उदय नहीं हुआ रहता है, तभी वो इस तरह के निःशक्तताओं से पीड़ित हो जाता है। तब हम कहते हैं कि जन्मजात निःशक्तता या फिर बधिर आंधता। जन्मजात बधिर आंधता अनुवांशिक तथा गुणसूत्रीय स्थितियों, गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा अर्जित संक्रमण या बीमारी या बच्चों में आरंभिक विकास को प्रभावित करने वाले संक्रमण या क्षति के कारण होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक गर्भवती महिला के गर्भ से ही वो बच्चा अनुवांशिक रूप से बधिर आंधता जन्म लेता है, तब हम कह सकते हैं कि बच्चे में जन्मजात बधिर आंधता है। अर्जित बधिर आंधता के अंतर्गत आता है कि कुछ व्यक्ति जीवन में बाद में बधिर अंध हो जाते हैं तथा इसे अर्जित बधिर आंधता कहते हैं। जो व्यक्ति बधिर या ऊंचा सुनने वाला जन्म लेते हैं तथा बाद में विकृत दृष्टि का अनुभव करते हैं, उसको अर्जित बधिर आंधता कहा जाता है। अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए असल सिंड्रोम मैं आगे डील की हुई हूँ इसके विषय में। जन्म के समय बधिरता या श्रवण निःशक्तता
तथा जीवन के उत्तरोत्तर में दृष्टि निःशक्तता के कारण होता है। कुछ व्यक्ति बधिर अंधता को अर्जित करते हैं, जो बधिर अंधता या अंधा जन्म लेते हैं तथा जीवन की उत्तरोत्तर अवस्था एक श्रवण क्षीणता की निरंतरता का अनुभव करते हैं। वे दृष्टि तथा श्रवण के साथ जन्म लेते हैं, जो दुर्घटना, क्षति या बीमारी के कारण उनके जीवन के उत्तर अवस्था में विकृत हो जाती है तथा वे बधिर अंधता से ग्रसित हो जाते हैं। आयु में वृद्धि होना भी द्वैत संवेदी या बधिर अंधता का एक कारण हो सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मान लिया कि जन्म के समय उसे कम सुनाई देता था, वो जन्म से ही कम सुनने वाला जन्म लिया, और कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो व्यक्ति में अंधे होने की प्रवृत्ति आ गई, मतलब दिखना कम होने लगा, तो हम कह सकते हैं कि वो जन्म के पश्चात अर्थात अर्जित किया जा रहा है उसके द्वारा। और इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि असर सिंड्रोम, जो एक हेरिडिटी है, हेरिडिटी के माध्यम से बच्चों में आ जाता है। जैसे अगर माता पिता किसी में भी असर सिंड्रोम का असर हो, तो होता क्या है कि जब बच्चों में ये क्रोमोसोम आता है और ऐसे समय में बच्चे जन्म के समय तो ठीक लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे उसमें वो प्रवृत्ति आना आरंभ हो जाती है। आगे बधिर अंधता व्यक्ति की सूचना की पहुंच, संप्रेषण तथा समाजीकरण की योग्यता को प्रभावित करती है तथा विलगाव की भावना को अग्रसर करती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि बधिर अंध व्यक्ति जो है समाज से धीरे धीरे कटना आरंभ कर देता है, क्योंकि वो अच्छा से सुन नहीं सकता है, देख नहीं पाता है, जिसके कारण उसमें हीन भावना और आत्मनिर्भरता की भावना जो होती है वो कम होने लगती है। आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति निम्न आत्मसम्मान की अनुभूति, आत्मनिर्भरता के लिए तथा दैनिक कार्यों को करने में विश्वास की कमी का अनुभव करता है। व्यक्ति की बधिर अंधता का प्रभाव कारण आरंभ होने की आयु तथा व्यक्ति द्वारा अपने शेष दृष्टि तथा श्रवण के प्रयोग किए जाने वाले कौशलों के अनुरूप भिन्न होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार्योटाइप ऑफ क्रोमोसोम। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो अगर बोला जाएगा कि क्रोमोसोम हमारे जो 23 जोड़े क्रोमोसोम है, तो वो थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप इस फिगर के माध्यम से समझ जाएं कि किस तरह से हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज्ड कैरियोटाइप होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको हमारे शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात महिलाओं में अलग होता है, पुरुषों में अलग होता है। और ये जो 22 जोड़े हैं, 1 से लेकर के 22 तक जो क्रोमोसोम है, इसको ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं, अर्थात ये सभी में एक जैसा ही होगा। और इनमें से कुछ क्रोमोसोम जो है आपस में म्यूटेशन कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे मैंने असर सिंड्रोम के विषय में बताया था, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि असर सिंड्रोम के विषय में लिखा है, एक कान को दिखा रहा है, आंख को दिखा रहा है। तो यहाँ पे फादर एवं मदर दोनों को आप देख रहे होंगे, दोनों ही ये क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं पूरी तरह से डिसेबल हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे रेड कलर से देख रहे होंगे, ये बच्चा कहीं ना कहीं मुख बधिर और अंधता को लेकर जन्म ले रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे नॉर्मल है, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है और कुछ जो है कैरी कर रहा है उस चीज को, इसीलिए देख रहे होंगे कि ये बच्चे भी, लेकिन ये पूरी तरह से डिसेबल नहीं है। यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है समझाने का, अफेक्टेड पेरेंट्स। यहाँ पे देख रहे होंगे एक पेरेंट जो है पूरी तरह से अफेक्टेड है और एक अनअफेक्टेड, लेकिन दोनों के क्रोमोसोम आपस में हाइब्रिडाइज्ड करते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि क्रोमोसोम का आदान प्रदान के समय जो असर सिंड्रोम का जो ये है क्रोमोसोम जो है, हो सकता है कि इस बच्चे में आ गया है और ये बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। ये दोनों बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं, ये बच्चे नहीं दिख रहे हैं अफेक्टेड। ठीक है, ये दो चीजों को ज्यादा असर करता है, एक तो है हमारी आंखों को और कान को। तो यहाँ पे है, देख रहे होंगे रेटिना, इसी को ये प्रभावित करता है, ये पोर्शन को।
आप जानते हैं कि हमारा जो जो चीजें भी हम देखते हैं वो हमारा फिगर जो है यहाँ पे रेटिना में बनता है, लेकिन क्या होता है अगर असल सिंड्रोम का असर रहे तो हो सकता है कि इमेज आगे बन सकता है अथवा पीछे बन सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, उसे दिखाई नहीं पड़ेगा नॉर्मली। दूसरा है यहाँ पे कान आप देख रहे होंगे जो आंतरिक बनावट है, यहाँ पे ये इंटरनल ईयर को इफेक्ट करता है। यहाँ पे देख रहे होंगे जो इस तरह से बना हुआ है, ये हमारे ये बैलेंस को ठीक करता है, ये सुनने की क्षमता को हमें सुनने की क्षमता हमको देता है। जो भी आवाजें हमारे कान के अंदर आती है ये हमारे ब्रेन तक लेने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ऑडिटरी नर्व, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन को। तो ब्रेन को अगर अच्छे से नहीं दे पाया तो कहीं ना कहीं हम सुन नहीं पाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, आगे है बहुनिशक्त बच्चों का आकलन। आकलन के पश्चात क्या होता है कि हम उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आकलन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की क्षमताओं एवं प्रगति को ज्ञात करने की सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षण में सहायता हेतु बच्चे के गुणों, विशेषताओं, व्यवहारों तथा परिवेश के विषय में सूचना संग्रहण की एक क्रमबद्ध पद्धति है। चिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय आकलनों का संचालन का उपयोग रोगी की क्षति, रुग्णता या अच्छाई की प्रकृति, कारण तथा संभावित प्रभाव के निर्धारण हेतु किया जाता है। यह व्यवसायिकों को बहुसंख्य शारीरिक, मानसिक तथा चिकित्सीय कारकों पर आधारित उनके रोगियों हेतु सर्वश्रेष्ठ संभावित उपचार के विकल्पों को सम्मिलित करने की अनुमति देता है। वर्तमान तंत्रिका तंत्रीय या चिकित्सीय सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा ऐसी चिकित्सीय समस्याओं हेतु प्रायः उद्वेग या चिकित्सा का अनुभव करता हो। कार्यात्मक आवश्यकताओं का आकलन बच्चों के कार्य करने के संबंध में सूचना ग्रहण करने की एक अनौपचारिक विधि है, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली द्वारा किया जा सकता है। कार्यात्मक आकलन के विभिन्न क्षेत्र गत्यात्मक स्वयं सहायता कौशल जैसे शौच, ब्रश करना, स्नान करना, पानी भोजन करना तथा देखभाल करना, ये सारी चीजें बच्चा खुद कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, ये आकलन के माध्यम से हम देखेंगे। संप्रेषण, किसी भी चीजों को वो अभिव्यक्त कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, तथा ग्रहणशीलता, किसी बात को वो कितनी गहराई से ले पाता है और उसको प्रकट करने की क्षमता उसमें है अथवा नहीं है। समाजीकरण, घर तथा समुदाय में उसका व्यवहार, उसकी गतिविधि कैसी है। संज्ञानात्मक, सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान, स्मृति, कार्यात्मक साक्षरता, ये सारी चीजें जो भी संज्ञानात्मक संबंधित है, जैसे सोचना, तर्क करना, ये सारी चीजें उसमें कितनी मात्रा में है उस बच्चे में। अभिविन्यास एवं गतिशीलता, अंतरंग एवं बहिरंग, मतलब आंतरिक और बाह्य उसके जो अभिविन्यास है उसको भी हम आकलन के माध्यम से देखते हैं। संवेदी, दृश्य, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सारी चीजों को हम देखते हैं कि उसमें ये क्षमता है अथवा नहीं है। व्यवसायिक क्षेत्र है, चिकित्सीय तथा शैक्षिक रिकॉर्ड सहित पूर्व के आकलन के परिणाम की समीक्षा की आवश्यकता होती है। सारी चीजों को हम देखेंगे कि बच्चे का व्यवसायिक है अथवा खुद का जो कार्य है वो किस तरह से कर रहा है, आकलन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब आगे है हस्तक्षेप। हमने आकलन कर लिया है, अब हमें देखना है कि बच्चों को क्या आवश्यकता है। बहुनिशक्ता बच्चों के आकलन के पश्चात आवश्यकताओं पर आधारित बहुविषयी सेवाओं की आवश्यकता है। बहुनिशक्ता बच्चों को श्रवण क्षमता, श्रवण सामग्री की उपयुक्तता तथा श्रवण एवं वाणी प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु श्रवण संबंधी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। बहुनिशक्ता बच्चों को चिकित्सा संबंधी आवश्यकता हो सकती है। उनको व्यावसायिक थेरेपी, अभिविन्यास तथा गत्यात्मक सेवाओं एवं शारीरिक थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां तथा अन्य पुनर्वास सेवाएं जैसे
विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालयों में सामाजिक सेवाएं, वाणी भाषा रोग निदान सेवाएं तथा घर, विद्यालय एवं निकटतम परिवेश में आत्मनिर्भरता पूर्वक कार्य हेतु आवागमन की भी आवश्यकता हो सकती है। मैंने संक्षेप में पॉइंट वाइज लिखा है। इसके अंतर्गत है व्यावसायिक थेरेपी, सामग्री एवं उपकरण, स्थिति नियंत्रण तथा वहन तकनीक, अभिविन्यास एवं गतिमानता संक्षेप, संवेदी समाकलन थेरेपी, दैनिक जीवन के शिक्षण गतिविधियों हेतु हस्तक्षेप, संप्रेषण हस्तक्षेप, वैकल्पिक एवं सामर्थ्य संप्रेषण, सांकेतिक भाषा संप्रेषण हेतु सहायता हेतु सहायक यंत्र, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण हेतु हस्तक्षेप, शैक्षिक हस्तक्षेप। ये सारी चीजों को हमको उन निःशक्त बच्चों के लिए करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सबसे पहले व्यावसायिक थेरेपी। व्यावसायिक थेरेपी द्वारा निःशक्त बच्चों के निष्पादन घटकों में सुधार, कार्यात्मक गतिविधियों के निष्पादन में वृद्धि, निष्पादन संदर्भ का परिष्करण, निःशक्तता एवं सामाजिक भूमिका दुष्क्रिया का निषेध, आत्मसम्मान तथा आत्मबोध में वृद्धि एवं सकारात्मक अंतःक्रिया एवं संबंधों को प्रोत्साहित करता है। व्यावसायिक थेरेपी के अंतर्गत हो सकता है कि हम उन बच्चों में आत्मसम्मान और आत्म गुणों को भर सकते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है, यहाँ पे हम देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से कि किस तरह से इन निःशक्त बच्चों को जो थेरेपिस्ट है वो हेल्प कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखने में उनको कर रही है, यहाँ पे कुछ थेरेपी दे रही है ताकि उसमें वो क्षमता आ सके। यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। इस तरह से आप देख रहे होंगे जो थेरेपिस्ट है वो इनको कोशिश कर रही है कि वो अपने दिनचर्या को अच्छे ढंग से कर सके। सामग्री एवं उपकरण, बहुनिःशक्तता बच्चों की गतिशीलता, संप्रेषण, शिक्षा, व्यवसाय या दैनिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु कई प्रकार की सामग्रियों तथा उपकरणों, सहायक यंत्रों तथा सहायक तकनीकी की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे ऑर्थोटिक्स जो है गत्यात्मक निःशक्तता वाले बहुनिःशक्त बच्चों हेतु कैलिपर्स तथा स्प्लिनिट्स निर्मित करता है। ऑर्थोसिस एक यांत्रिक उपकरण होता है जो शरीर में रचनात्मक या कार्यात्मक स्थिति रखने हेतु स्थापित रहता है। जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से मैंने कोशिश की है ऑर्थोटिक्स को समझाने का। जैसे कैलिपर्स मतलब जो हमारी कमर है उसके नीचे का जो भाग होता है उसके लिए जो भी चीजें बनाई जाती है वो कैलिपर्स के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो चप्पल के माध्यम से अगर मान लिया पैर ऊंचा नीचा है, चलने में कठिनाइयां होती है, तो इसके माध्यम से ऑर्थोपेडिक्स जो है कैलिपर्स बनाने का काम करता है और स्प्लिनिट्स भी बनाएंगे। तो ये ऐसा चप्पल बनाएगा कि इस चीज को कवर करे और इसके बराबर ले आए ताकि उसको चलने में कठिनाइयां ना हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पैर नहीं है इसका और ऑर्थोटिक्स के माध्यम से इसके पैर का निर्माण किया गया है और वो अपनी गतिविधियों को जो दिनचर्या है उसको बखूबी कर सकता है अपने से। यहाँ पे तरह तरह की चीजें दिखाई गई है जिसके माध्यम से वो मूवमेंट कर सके ऐसे लोग। यहाँ पे हाथ का है, जिसको हाथ का प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ भी मोड़ने या फिर किसी तरह की कठिनाइयाँ हो रही, जैसे अंगुली में है तो ये चीजें लगाई जा रही हैं। यहाँ पे हाथ को सीधा किया जा रहा है। ठीक है, एक बच्चे का पैर जन्म से ऐसा है तो उसके लिए उस तरह का जूते का निर्माण किया जा रहा है ताकि वो बच्चा अच्छा से चल सके। सहायक यंत्र, अनुकूलित फर्नीचर में अनुकूलित कुर्सी, सीपी कुर्सी, कॉर्नर स्टूल, लैग बोर्ड तथा प्रमस्तिष्क आघात स्थिति अनुसार स्टैंडिंग फ्रेम सम्मिलित है। गतिशीलता संबंधी सामग्रियां चलने में कठिनाइयां वाले व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रयुक्त उपकरण है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि छोटे बच्चे जो हैं जिसको चलने फिरने में कठिनाइयां हैं, खाने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए टेबल है इस तरह से पढ़ने के लिए। ये बच्चा सेरिब्रल पैलिसी से ग्रसित है, इस बच्चे के लिए
कुर्सी है और वो खुद पढ़ाई कर ले रहा है, उसको हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो है इनके लिए बनाई जाती है, जिससे वो अपने दिनचर्या को अच्छे से कर सके। यहाँ पे है मूवमेंट के लिए सारी चीजें बनाई हुई है, देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से। यहाँ क्रिकेट खेल रही है, यहाँ पे आर्चिज की ये है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। पोजिशनिंग, हैंडलिंग एंड कैरिंग। किस तरह से मान लिया कि एक निःशक्त पेरेंट्स हैं, उसको किस तरह से, या फिर निःशक्त बच्चे हैं, वो किस तरह से कैरी करेंगे किसी को भी। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे एक बच्चे को, उसकी माता पकड़ी हुई है, किस तरह से उसको कैरी की हुई है, किस तरह से मान लिया एक बच्चा है, उसको कैसे ले जाना है, कैसे उठाना है, ये सारी चीजें बताई जाती है पोजिशनिंग और ये सारी चीजों में। इस थेरेपी के अंतर्गत सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इसके अंतर्गत देख रहे होंगे कि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इस थेरेपी के माध्यम से हो सकता है कि बहुत सारे सुनने की क्षमता नहीं हो, देखने की क्षमता नहीं हो। कुछ थेरेपियाँ ऐसी होती है जिससे उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे बैलेंस के लिए बच्चों में कुछ चीजें जो एक्सरसाइज है थेरेपी की जा रही है, तो इस तरह से ताकि वो सुन सके, देख सके, महसूस कर सके, इस तरह से उनको थेरेपी के माध्यम से इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे टीचिंग एक्टिविटीज एंड डेली लाइफ के विषय में, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे लोग अपने घर पे रह करके कार्य कर रहे हैं, निःशक्त हैं, फिर भी वो अपने को हर चीज से जोड़े हुए हैं। ठीक है, उसके लिए किस तरह से इक्विपमेंट होना चाहिए, किस तरह से उनके घर के लिए, घर में अगर हैं उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए कम्बोर्ड बाथरूम इस तरह से बैठने के लिए होना चाहिए। पढ़ने के लिए डिजिटल ये है, अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो उसको डिजिटल के माध्यम से उसको देख करके ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। यहाँ पे एक बच्ची को देख रहे होंगे, बच्चों को, निःशक्त बच्चों को एक साथ, ताकि वो सामाजिक एक दूसरे से रहना सीख सके, इस तरह से इनको बताया जाता है। निःशक्त होते हुए भी वो चाह रहा है कि मैं अपने खेतों को भी देख पाऊं, तो इस तरह से मूवमेंट के लिए उसके लिए सारी चीजें बनाई जाती है। संप्रेषण के लिए जैसे आप देख रहे होंगे कि बच्चे से सभी लोग साइन लैंग्वेज है अथवा एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से उनको भी जरूरत होता है कि अपनी जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करने पाए। और यहाँ पे देख रहे होंगे वैकल्पिक और सामर्थ्यिक संप्रेषण। अगर वो नहीं बोल पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो फिगर के माध्यम से उसको बताया जाता है कि आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग चीजों का चित्र बना हुआ है, जिसके माध्यम से बच्चे को बताया जाता है कि ये चीजें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे सेव का फिगर बना हुआ है, सूरज है, ये सारी चीजें हैं जो फिगर के माध्यम से बताई जा रही है इस बच्चे को भी। सांकेतिक भाषा के विषय में आप जानते ही होंगे, जैसे कि हम तो एक ABCD बोल दिया गया, ABCD लिख दिया गया तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, वो आपके बोलने से नहीं समझ पाएंगे, इशारा करना पड़ता है। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि जिस दिन सांकेतिक भाषा से कोई न्यूज़ पढ़ रहा है तो वहाँ इशारा कर रहा है और बगल में एक आवाज़ आ रही है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वो साइन लैंग्वेज को बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो लोग बात कर रहे हैं आपस में साइन लैंग्वेज के माध्यम से। अब सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि शैक्षिक हस्तक्षेप, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते और एक प्रशिक्षु होने के नाते आपको ये सारी चीजें जानने की आवश्यकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि बहुनिःशक्त बच्चों को अन्य सभी बच्चों के साथ शिक्षा का अधिकार है। विद्यालय को ऐसे संसाधन तथा सुविधाएं होनी चाहिए जहाँ सभी बच्चे अपने व्यक्तिगत कौशल स्तरों तथा अधिगम शैलियों के अनुरूप अनुदेशन प्राप्त कर सके। नियमित विद्यालयों में अध्ययनरत बहुनिःशक्त बच्चों को थेरेपी सेवाएं, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, संसाधन कक्ष सेवाएं,
विशिष्ट उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुकूलित पाठ्यक्रम तथा अनुकूलित शिक्षण रणनीतियाँ जैसी सहायता सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। जैसे पहले होता था क्या कि जो निःशक्त बच्चे होते थे उनके लिए अलग विद्यालय बनाई जाती थी, लेकिन ये अनुभव किया गया कि क्यों ना हम एक समावेशन के माध्यम से बच्चों को समाज